आज के लेक्चर में हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं आज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देखें इक्विपोटेंशियल सरफेस। Equipotential surface, it is the surface at which potential is same, throughout the surface। ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, वो सरफेस हमारी क्या कहलाती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी सरफेस है इक्विपोटेंशियल? मेटालिक सरफेस, मेटालिक कंडक्टर की इंटायर बॉडी जो है उसका पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इंक्लूडिंग इट्स सरफेस। ठीक है, तो सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। और कौन कौन सी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसको देखें हम। सबसे पहले हम देखें प्रॉपर्टीज, उनका शेप देखेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर शेप देखते हैं, शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस PD, potential difference between any two points, on equipotential surface is zero। ऑब्वियसली किसी भी दो सरफेस पे अगर कोई भी दो पॉइंट हैं, सरफेस पे अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी दो पॉइंट हैं, चूंकि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसलिए सरफेस पे किसी भी दो पॉइंट के बीच में वो दो पॉइंट कहीं भी होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी अगर हम देखें, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज या इन मूविंग अ चार्ज from one point of equipotential surface to another, one point of equipotential surface to another। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। क्लियर? क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक चार्ज को मूव करा रहे हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। चूंकि हम सरफेस के एक पॉइंट से सरफेस के इक्विपोटेंशियल सरफेस के दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दोनों पॉइंट्स के बीच में जीरो। इसलिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता चार्ज पार्टिकल को सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में कोई वर्क डन नहीं होता। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कैसी होती हैं, बताया था मैंने। फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आपके पास इक्विपोटेंशियल है, अगर आपको कोई सरफेस गिवन है और वो कह रहा है कि ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर अगर फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए कहता है तो आपको कैसी फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, ऑलवेज नॉर्मल फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। क्यों बना रही होगी? अगर हम इसको देखें, हमारे पास मान लो ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अगर यहाँ पर
यहाँ पर अगर मैं चार्ज ले लूँ, अगर फोर्स कहाँ लगता है, पॉजिटिव चार्ज अगर मैं ले लूँ तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को इस सरफेस पे मूव करा रहा हूँ और मैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लूँ, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक पॉइंट डिस्प्लेसमेंट ले लूँ, क्या ले लूँ वो डिस्प्लेसमेंट ds। मैंने ये ds डिस्प्लेसमेंट ले लिया चार्ज पार्टिकल का, कैसा डिस्प्लेसमेंट ले लिया, इनफिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट, तो क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो ये वर्क डन क्या है, यहाँ जरा देखें जरा, वर्क डन कितना है चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर डिस्प्लेस कराने में, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराने में, चूंकि ये सरफेस जो है वो कौन सी सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में क्या आ गया, जीरो। तो वर्क डन क्या होगा, चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक डिस्प्लेस कराने में वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा जीरो। और वर्क डन क्या होता है, आपने क्या पढ़ा है, कितना डिस्प्लेसमेंट दिया चार्ज पार्टिकल को, ds, फोर्स कितना है, F, तो वर्क डन कितना होता है, F डॉट s। इसका मतलब वर्क डन जीरो आने का मतलब F डॉट ds इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, F डॉट ds, F कितना है, Q नॉट E, दिस मीन्स दैट Q नॉट E डॉट ds इज इक्वल टू जीरो। Q नॉट तो जीरो है नहीं, तो इसका मतलब कौन है जीरो, E डॉट ds जीरो है। ठीक है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ds के परपेंडिकुलर होगी। मैंने ये डिस्प्लेसमेंट लिया है, कहाँ लिया, ऑन द सरफेस पे डिस्प्लेसमेंट लिया है ds, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज E और ds के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होगा तभी वर्क डन जीरो हो सकता है। ठीक है, तो वर्क डन जीरो तभी मिलेगा हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो नॉर्मल टू द सरफेस होंगी, तब जब चार्ज पार्टिकल सरफेस से मूव करेगा तो चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल हमेशा क्या बना रहेगा, 90 डिग्री। वर्क डन क्या मिलता रहेगा, जीरो। अगर नॉर्मल नहीं हुई फील्ड, सरफेस इक्विपोटेंशियल ले ली मैंने और फील्ड नॉर्मल ना ली, तो वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस है तो जीरो मिलेगा। और F डॉट ds से अगर करूंगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से अगर मैं वर्क डन निकालूंगा तो वहां से जीरो नहीं मिलेगा, तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगी। तो वर्क डन हम यहां से निकालें या वहां से निकालें, दोनों जगह से वर्क डन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ये मीन्स जीरो ही मिलना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसे होंगी, नॉर्मल होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 4, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर इंटरसेक्ट कर गई तो इसका मतलब एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल की दो वैल्यू हैं, ये 100 वोल्ट वाली सरफेस है, ये 80 वोल्ट वाली सरफेस है। तो अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल मैं क्या लूँ, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 80 है, इसके हर एक पॉइंट पे 100 वोल्ट है, तो अब मैं इस पे क्या लूँ, पॉइंट पे 80 लूँ या 100 लूँ। एक पॉइंट पे पोटेंशियल की एक ही ना वैल्यू होगी, दो वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दूसरी बात, अगर इंटरसेक्ट कर गई तो पॉइंट पी पे, एक पॉइंट पे दो फील्ड की डायरेक्शन आ जाएंगी। इस फील्ड पे इस सरफेस पे नॉर्मल खींचूंगा तो यहाँ आएगी फील्ड, इस सरफेस पे नॉर्मल खींचूंगा तो इस पे नॉर्मल की दिशा में आएगी फील्ड, इस सरफेस पे नॉर्मल खींचूंगा तो कहीं और जाएगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचूंगा तो कहीं और जाएगा। तो अगेन दो सरफेस के इंटरसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि एक ही पॉइंट पे फील्ड की दो डायरेक्शन है,
या एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल की दो वैल्यू हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्लियर हो गया बच्चों? अगली बात देखें, अगला पॉइंट देखें। अब जो दो पॉइंट बताने जा रहा हूं, इससे आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे होंगे इन दो पॉइंट से। In case of uniform electric field, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल घटेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रन्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सेपरेशन बिटवीन two consecutive equipotential surfaces, separation between two consecutive equipotential surfaces for same पोटेंशियल डिफरेंस, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, बिटवीन देम रिमेन सेम। क्या लिखा है मैंने पॉइंट जरा देखें कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस between them remain same। मतलब क्या है इस बात का? ये जो मैंने लिखाया है इसको समझना है। क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करनी है मैंने। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड लाइन। ये लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। मैं इस यूनिफॉर्म फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहा हूं, तो यूनिफॉर्म फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होंगी? ये फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज नॉर्मल होती हैं। जब नॉर्मल होती हैं तो इस कमरे में अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी होगी? वो दीवार इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। उस दीवार के ऊपर फील्ड लाइन नॉर्मल होंगी। अगर ये फील्ड लाइंस हैं तो कौन सी सरफेस? अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर सरफेस रख दूं, प्लेन शीट रख दूं, प्लेन शीट, ठीक है, ऐसे फील्ड लाइंस हैं, यूनिफॉर्म फील्ड है इस कमरे में, तो अगर मैं परपेंडिकुलर शीट रख दूं, प्लेन शीट, ठीक है, तो ये प्लेन शीट जो होगी इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन है? इसके परपेंडिकुलर एक सरफेस ले लो। मैंने ये लाइन नहीं ली है बच्चों, सरफेस ली है। ये 3D में होती है लाइन, 3D स्पेस में है लाइन्स, ठीक है। तो ये मैंने सरफेस ली है, एक सरफेस ली, एक शीट ली है। तो इस शीट के हर एक पॉइंट पे फील्ड लाइंस कैसी है? परपेंडिकुलर है। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ चलती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को। तो जब मैं यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ, फील्ड की दिशा में चल रहा हूँ, तो पोटेंशियल घट रहा होगा। मीनिंग टू से अगर इस सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू 100 वोल्ट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो क्या है? 100 वोल्ट है। आगे बढ़ूंगा तो पोटेंशियल घट जाएगा, तो 100 वोल्ट, तो ये 90 वोल्ट वाली सरफेस है 90 वोल्ट वाली। याद करो पिछली क्लास में हमने इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, ए और बी का। तो मैंने क्या कहा था? ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ? ये इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 100 वोल्ट है, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 90 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ? 10 वोल्ट है। तो वो 10 वोल्ट कैसे पता लगेगा? 10 वोल्ट अगर मैंने ये डिस्टेंस ली थी, हैं,
अगर ये पॉइंट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ए और बी के बीच में 10 वोल्ट। अगर पॉइंट ये हो दोनों बी डैश हो तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना, अब भी 10 वोल्ट है। अगर ये वाला पॉइंट हो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बी ट्रिपल डैश, अब भी 10 वोल्ट है। और अगर ये हो, ये पॉइंट हो, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अब भी 10 वोल्ट है। ठीक है, तो अगर मैंने ईडी V बराबर ईडी लिया था मैंने पोटेंशियल डिफरेंस, ई था ये मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड, डी अगर मैं ये डिस्टेंस ले लूं ए और बी के बीच की, तो यहां पे ये डिस्टेंस अलग है, यहां पे ये डिस्टेंस अलग है, यहां पे ये डिस्टेंस अलग है, यहां पे ये डिस्टेंस अलग है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लगा के पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो ए और बी डैश के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कुछ और मिलेगी, ए और बी के बीच में कुछ और, ए और बी डैश के बीच में कुछ और, ए बी डबल डैश। ये तो बात तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी, अजीबोगरीब बात हो जाएगी। इसका मतलब ये सरफेस इक्विपोटेंशियल नहीं है, समझे। वो सारे पॉइंट जो परपेंडिकुलर सरफेस पे लाई कर रहे होंगे फील्ड लाइंस के, वो सब एक ही पोटेंशियल वाले पॉइंट होंगे। इसका मतलब ये डिस्टेंस हो या ये डिस्टेंस हो या ये डिस्टेंस हो, ए बी के बीच में निकालूं या ए बी डैश के बीच में निकालूं या ए बी डबल डैश के बीच में निकालूं, तो हमें यही डिस्टेंस लेनी है ए सी। हमें ये डिस्टेंस नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, हमें इस डिस्टेंस का प्रोजेक्शन लेना है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं ये वाली डिस्टेंस लूंगा फॉर ऑल दीज पॉइंट्स ऑन द सरफेस। तो कोई भी दो पॉइंट होंगे, ये वाला फार्मूला लगा के पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लाऊंगा दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में, तो मुझे क्या लेना होगा, दोनों सरफेसेस के बीच की मिनिमम दूरी। वो मिनिमम दूरी कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, ए और बी ये जो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट हैं, इसका प्रोजेक्शन लेकर, इसका कंपोनेंट लेकर, इसकी परछाई लेकर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉप व्यू में अगर इसके ऊपर लाइट गिरे तो ये परछाई बनेगी, प्रोजेक्शन बनेगा। ठीक है, इसका टॉप व्यू में प्रोजेक्शन लेकर या कंपोनेंट लेकर ये लेनी पड़ेगी डिस्टेंस। पिछले क्लास में मैंने बताया है, क्लियर बच्चों। तो ये 90 वोल्ट वाली सरफेस है, ये मैंने एक और सरफेस ले ली, इसका पोटेंशियल और कम होगा। कितना होगा इसका पोटेंशियल, 80 वोल्ट। एक और सरफेस ले ली मैंने, इसका पोटेंशियल और कम होगा, कितना होगा, 70 वोल्ट। तो जैसे जैसे मैं फील्ड की दिशा में चलूंगा तो पोटेंशियल घट रहा होगा। अगर आपको ऐसे 1 2 3 4 ऐसे फील्ड लाइन, ऐसे सर्फ क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, प्लेन सरफेसेस हैं। ये 200 वोल्ट वाली सरफेस है, ये 150 वोल्ट वाली सरफेस है, ये 100 वोल्ट वाली सरफेस है, ये 50 वोल्ट वाली सरफेस है। अब आपको फील्ड की दिशा निकालनी है, तो फील्ड की दिशा कहाँ होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, इसके परपेंडिकुलर। कैसी फील्ड होगी, यूनिफॉर्म। ये फील्ड है। अगर आपको यहाँ पे इनका एंगल इंक्लिनेशन दे दे तो आप ये फील्ड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सिस अगर मेंशन कर दे तो ऐसे आप फील्ड लोकेट कर सकते हैं बड़ी इजीली बट सरफेसेस को देखकर। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या पॉइंट लिखाया कि इन दो कंसेक्यूटिव, ये सरफेस, इसको मैं नाम दे दूँ, इस सरफेस को मैं नाम दे दूँ ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ये सरफेस ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। इन दोनों के बीच की दूरी अगर डी है, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो इन दोनों के बीच की दूरी भी डी होगी। इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो इन दोनों के बीच की दूरी भी डी होगी। पॉइंट ये लिखाया है कि फॉर द दो लगातार आने वाली सरफेसेस, सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, सेपरेशन जो है दोनों के बीच में क्या बना रहेगा, सेम। दो कॉन्जिक्यूटिव सरफेस है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। ये दो कॉन्जिक्यूटिव सरफेस है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, इनका भी 10 वोल्ट है। तो इनके बीच का सेपरेशन, ये सेपरेशन क्या होगा, सेम होगा। कहाँ से मिल रहा है ये पॉइंट, ये कंक्लूजन हमें कहाँ से मिल रहा है, ये कंक्लूजन हमें मिल रहा है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr से। इससे मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड में है हम, यूनिफॉर्म फील्ड में। तो dV जो है यहां से क्या आ गया, अगर आप dV निकालेंगे तो dV बराबर आ गया माइनस ऑफ E dr। ठीक है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। नेगेटिव साइन तो ये बताता है कि पोटेंशियल जो है फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पोटेंशियल घट रहा है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फील्ड में
कांस्टेंट फील्ड में अगर ये कांस्टेंट हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए, किसके बीच में, दो सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो जाए तो ये सेपरेशन है दो सरफेस के बीच का। क्योंकि फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट है, अगर सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए तो सेपरेशन भी जो है वो क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, सेम बना रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां से आता है। ठीक, लास्ट पॉइंट क्या है हमारा यहां, लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, लास्ट पॉइंट क्या है, ये मैंने मिटा दिया, ध्यान देना क्या लिखा हुआ था, देख लेना बैक करके वीडियो। क्या है, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, in case of non-uniform electric field, separation between, non-uniform मतलब फील्ड वेरी कर रहा है, ठीक है, separation between two consecutive surfaces for same potential difference between them, यहां पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दो सरफेसेस के बीच में सेम लिया था ना, कंसेक्यूटिव सरफेस के बीच में, यहां भी सेम ले रहे हैं। सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम increases as we move in the direction of decreasing field, as we move in the direction of decreasing field। ठीक है, जब हम उस दिशा में चल रहे होंगे जिस दिशा में चलने पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, तो दो लगातार आने वाली सरफेस के बीच का सेपरेशन फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम बढ़ता चला जाएगा। क्लियर, किसके लिए होता है ऐसा, पॉइंट चार्ज के लिए। अगर पॉइंट चार्ज का फील्ड लाइंस देखें हम, तो ये मेरी पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि वो रेडियल लाइन जनरेट करता है पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसी होंगी बच्चों। ये अगर पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है स्फीयर के सेंटर पे, तो इससे कैसी लाइन जनरेट होती है, ऐसे रेडियल लाइन जनरेट होती हैं। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल रीजन होता है बच्चों, हाइपोथेटिकल रीजन, कोई फिजिकली कोई सरफेस एक हाइपोथेटिकल रीजन है। हाइपोथेटिकल रीजन मतलब अगर ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो इसके सराउंडिंग में जो ये स्फेरिकल सरफेस है, जो स्फेरिकल सरफेस है हाइपोथेटिकल सरफेस, इसके एवरी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस इधर जाओ या 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 आर डिस्टेंस इधर जाओ, पोटेंशियल एक ही होगा 1/4πε0 ठीक है, तो स्फीयर पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल सरफेस कैसी होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, स्फेरिकल, ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। रेडियल लाइंस को ये जनरेट करता है, आप जानते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज रेडियल लाइंस को जनरेट कर रहा है। सरफेस कौन सी है, ये सरफेस ए है, ये सरफेस बी है और ये सरफेस सी है। तीन सरफेस मैंने ड्रॉ की, 1 2 3, इनफाइनाइट सरफेसेस होंगी, इनके बीच में भी होगी, इनके बीच में भी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट सरफेसेस होंगी, 4 से शुरू करके इन्फिनिटी तक होंगी ये सरफेसेस। ठीक है, यहाँ पे इस सरफेस का पोटेंशियल, इस वाली सरफेस का पोटेंशियल मान लिया मैंने 200 वोल्ट है, इस वाली सरफेस का पोटेंशियल मान लिया मैंने कितना है, 200 वोल्ट है। इस वाली सरफेस का पोटेंशियल मान लिया मैंने कितना है, 150 वोल्ट है। इस वाली सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया कितना है मैंने, 50 वोल्ट है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50, इन दोनों में कितना है, 50। तो और इधर को चलने पे फील्ड घट रही है, कैसे पता लगा घट रही है, देखो ये रेडियल लाइन है, लाइंस के बीच का सेपरेशन बढ़ता चला जा रहा है, ऐसी रेडियल लाइन ना क्रिएट करता है ये,
ये चार्ज ऐसी रेडियल लाइन को क्रिएट करता है, तो लाइंस के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है। यहाँ सेपरेशन सेम है तो फील्ड यहाँ कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म फील्ड है। यहाँ इस चार्ज से जब हम अवे चलेंगे तो फील्ड घटेगी 1/4πε0q/r²। तो जब हम फील्ड के घटने की दिशा में चलेंगे तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इन दोनों सरफेस के बीच का सेपरेशन, अगर ये सरफेस के बीच का सेपरेशन r1 है और ये सरफेस के बीच का सेपरेशन r2 है, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर हम फील्ड के घटने की दिशा में चल रहे होंगे तो सेपरेशन बिटवीन द सरफेसेस जो होगा वो क्या होगा, बढ़ रहा होगा। आगे वाली सरफेस ये कितना है 100 वोल्ट है, 150 100 वोल्ट, ठीक है। आगे वाली सरफेस अगर मैं ले लूँ कितने वोल्ट पे ले लूँ, कितने वोल्ट पे लेनी पड़ेगी सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, 50 वोल्ट पे। 50 वोल्ट पे ले लूँ तो ये सेपरेशन R3 और बड़ा हो जाएगा अगर मैं ऐसे 50 वोल्ट वाली सरफेस ले लूँ। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। कहाँ से आता है, अगेन यहाँ से आता है। कैसे आता है देखें जरा, कैसे आता है ये, यहीं से कंक्लूजन आता है। E इज इक्वल टू क्या है, अब पिछली क्लास में हमने देखा था -dV/dr, तो dr क्या है -dV/E। ये क्या है, सेपरेशन है दो सरफेस के बीच का, ठीक है। इसको क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया दो सरफेस के लिए, दो कॉन्जिक्यूटिव सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को सेम कर दिया। तो सेपरेशन किस पर निर्भर करेगा, E पे। E के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा सेपरेशन बिटवीन द सरफेसेस, बिकॉज मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सरफेस सेम ले लिया, तो सेपरेशन बिटवीन द सरफेसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E आएगा। यानी E घटेगा, जिस दिशा में चलने पे E घटेगा उस दिशा में चलने पर सेपरेशन बिटवीन द सरफेसेस बढ़ेगा। क्लियर है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, यहां से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी डिग्री एंड 30 डिग्री, ये आपको चार इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दी हुई हैं, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे दी हुई हैं। सेम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस शोन, सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सम इक्विपोटेंशियल surfaces shown in figure. What can you say about magnitude and direction of
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे बता रहे होंगे जरा देखें। कहाँ से कहाँ होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, किस डायरेक्शन में होंगी, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा होगा, एक बात। दूसरी बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे फील्ड कैसी होगी, नॉर्मल होगी, 90 डिग्री पे होगी। तो फील्ड जो है आपकी यहाँ 90 डिग्री पे ले लें, कहीं भी ले लें, कोई भी दो, यहाँ से ले लें, यहाँ से ये आपकी फील्ड है, ये आपकी फील्ड है, ठीक है, ये आपकी फील्ड है। अब इसी के पैरेलल यहाँ सरफेसेस को एक्सटेंड करते हुए और दिखाना चाहते हैं, इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, यूनिफॉर्म फील्ड होगी, ठीक है, ये आपकी फील्ड है। बहरहाल ठीक है, एक लाइन से ही काम चल जाएगा हमारा, हमें फील्ड ड्रॉ नहीं करनी, एक ही लाइन से काम चला लें। ये हमारी फील्ड है, अब हमें ये निकालनी है। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है मेरा, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस से कैसी होती है, नॉर्मल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रही है, इतना डिग्री। कितना डिग्री हो गया है, 120 डिग्री। याद रहे, डायरेक्शन देने के लिए हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेकर डायरेक्शन देते हैं। ये वाला एंगल ना बता देना, कहीं आप ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल मेंशन करके आओगे, ये कितना बचा, 60 डिग्री अगर कहोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। हमेशा एंगल हमें क्या देना है, एक्स एक्सिस से देना है, ऊपर की तरफ को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पे है, 120 डिग्री के एंगल पे एक्स एक्सिस से। कितनी है निकालना है, तो इन दो कंसेक्यूटिव सरफेसेस के बीच की मिनिमम दूरी, ये रही वो दूरी। ये कितना है तुम्हारा, ये 10, ये 10, 10, 10, 10, ये 20, 10 से 20, ये कितना हो गया टोटल, 10 सेंटीमीटर। अरे 10 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका डी हो गया। तो ई बराबर क्या लगाना है, V अपॉन डी लगाना है। V क्या है, दो कंसेक्यूटिव सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये 10 वोल्ट वाली है, ये 20 वोल्ट वाली है, तो कितना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, 20 माइनस 10, 10 वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, डी। देखें, और ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन दिस 10, यहाँ ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो d बाई 10, तो d इज इक्वल टू कितना, 10 साइन 30, 10 साइन 30, 10 साइन 30। 10 को किस में रखोगे, अगर 10 को आप किस में रखना चाहते हैं, मीटर में रखना चाहते हैं, सेंटीमीटर है ना ये, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 0.1 कर देना होगा, है 0.1। तो 0.1 इंटू ये आ गया, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.1/2, ठीक है। तो d की वैल्यू यहाँ रख दो, 0.1/2, तो 2 पर जाकर 20 हो गया, यानी ये कितना हो गया, 20/0.1, 200 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन क्या होगी, 120 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, 120 डिग्री पे किससे, एक्स एक्सिस से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 200 न्यूटन पर कूलम है, जो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे एक्ट कर रही है, कितने एंगल पे एक्ट कर रही है, 120 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रही है। क्लियर है बच्चों। बच्चों एक क्वेश्चन देख लें, हमने अभी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल निकाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखें, फिर इस लेक्चर को बाइंड अप करते हैं।
क्वेश्चन क्या है? फिगर शोज 3 कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फीयर्स A, B and C of radii small a, small b and small c respectively. ठीक है, charges Q1, Q2 and Q3 given to them, respectively given to them. मेटालिक स्फीयर हैं, कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फीयर्स. फाइंड पोटेंशियल ऑन ए, बी एंड सी. तो हमें पोटेंशियल निकालना है स्फीयर, सरफेस स्फीयर की ए की सरफेस पे, बी की सरफेस पे और सी की सरफेस पे. अब अगर हम पोटेंशियल पे जाएं तो हमने क्या निकाला था? अगर ये मेटालिक स्फीयर है, इसकी सरफेस पे चार्ज है Q, तो इनसाइड पॉइंट और सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू एक ही होती है. कितनी होती है? 1/4πε0 Q/r. ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि सरफेस पे पोटेंशियल और इनसाइड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा. और आउटसाइड हमने क्या निकाला था? आउटसाइड, अगर आउटसाइड पॉइंट है P, तो आउटसाइड पोटेंशियल हमारा कितना आया था? 1/4πε0 Q/r. क्लियर? अब मैं यहाँ एक एक करके निकाल रहा हूँ. सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ स्फीयर ए पे. तो स्फीयर ए पे अगर मैं पोटेंशियल निकालूँ तो स्फीयर ए पे पोटेंशियल कौन कौन देगा बच्चों? स्फीयर ए की सरफेस पे पोटेंशियल Q1 की वजह से, Q2 की वजह से और Q3 की वजह से, तीनों की वजह से आएगा. ए पे जो पोटेंशियल है वो किसकी वजह से आएगा? Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3 तीनों की वजह से आएगा ए पे पोटेंशियल. ठीक है. बी पे पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा? Q1 भी क्रिएट करेगा, Q2 भी बी पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा, Q3 भी करेगा. सी पे पोटेंशियल Q1, Q2, Q3 तीनों की वजह से आएगा. अगर मैं ए पे निकालूं पोटेंशियल तो Q1 जो है वो कहाँ है? एक ही सरफेस पे है. Q1 एक ही सरफेस पे है. तो चार्ज अगर Q सरफेस पे है तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है? इतना. तो Q1 1/4πε0 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा? Q1/r. r कितना है? A. ठीक है. A पे निकालूं Q2 की वजह से. ठीक है. तो Q2 कहाँ है? A कहाँ है? B के अंदर. A पॉइंट कहाँ है? B के अंदर. तो Q2 की वजह से जो B की सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही होगा इनसाइड एट एवरी पॉइंट. Q2 की वजह से B की सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? Q2/B. तो अंदर एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? Q2/B. तो A पे जो पोटेंशियल है Q2 की वजह से वो कितना है? Q2/B है. प्लस Q3 की वजह से A पे निकालूं. A कहाँ है? C के अंदर है. ठीक है. तो Q3 की वजह से जो C की सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही होगा अंदर एवरी पॉइंट. ठीक है. तो Q3 की वजह से A पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? जो Q3 की वजह से इसकी सरफेस पे पोटेंशियल है, इस Q3 की वजह से इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? Q3/C है. वही होगा अंदर एवरी पॉइंट. तो A पे पोटेंशियल कितना आ गया? Q3/C. ठीक है. तो ये A का आंसर हो गया. B का आंसर अगर हम देखें, B का आंसर देखें तो B का आंसर क्या है? B जो है Q1 की वजह से निकालूं. B जो है Q1 के लिए आउटसाइड पॉइंट है. अरे Q1 ये है और B कहाँ है? आउटसाइड पॉइंट है. तो आउटसाइड कितना होता है? ये R. आउटसाइड डिस्टेंस लेते हैं तो B जो है Q1 के लिए आउटसाइड पॉइंट है. तो Q1 की वजह से B पे पोटेंशियल कितना होगा? Q1/this R एंड दिस R इज B. ठीक है. Q2 की वजह से B पे कहाँ होगा? कितना होगा? जो उसकी सरफेस पे, यानी Q2/B. और Q3 की वजह से B पे कितना होगा? Q3 की वजह से जो सरफेस पे वही इनसाइड एट एवरी पॉइंट. Q3 की वजह से सरफेस पे कितना? Q3/C. वही होगा B पे. तो प्लस Q3/C. ठीक है. ये किस पे आ गया? B पे आ गया. ठीक है. अब अगर मैं C पे निकालूं तो C पे पोटेंशियल कितना होगा?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की वजह से C पे, तो C जो है Q1 के लिए कौन सा पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है, तो Q1 अपॉन दिस R इज C। Q2 के लिए C कौन सा पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है, Q2 अपॉन C, और Q3 की वजह से C पे Q3 अपॉन C। ये आ गया C पे पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आईआईटी में आया, दे रहा हूं मैं आपको। प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, ये आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 स्फीयर हैं, इनके ऊपर चार्जेस Q1 Q2 Q3 ना गिवन हो के प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा गिवन थे। चार्ज को साइन के साथ रखेंगे। अगर मैं यहाँ सिग्मा के टर्म में रखूं तो सिग्मा के टर्म में ये होगा सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो सिग्मा के टर्म में आएगा सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन कितना आएगा सिग्मा के टर्म में, 4 पाई R स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये आएगा सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R। तो ये आउटसाइड है पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, ये सरफेस पे है सिग्मा के टर्म में। ठीक है, और नेगेटिव पोटेंशियल के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ नेगेटिव साइन रखेंगे पोटेंशियल का। नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल आता है। Q को नेगेटिव रखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को नेगेटिव रखेंगे अगर नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा था, आपसे यहां उसने 2 पार्ट पूछे थे, फाइंड पोटेंशियल एट ए बी एंड सी। ए पे, बी पे, सी पे पोटेंशियल बताना था, और बी पार्ट में पूछा था फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, तीनों के रेडियस में रिलेशन बताना था व्हेन ए एंड सी आर कनेक्टेड। तो ए बी सी से तो वही हो जाएंगे जैसे मैंने अभी करे यहाँ, बस एक्सप्रेशन को आपने सिग्मा के टर्म में लिखना है? घर से करेंगे इसको। स्फीयर ए एंड स्फीयर सी आर कनेक्टेड टुगेदर। 2 बॉडीज को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, जरा बोलें जल्दी जल्दी से। 10th में भी पढ़ा है आपने, जब 2 कंडक्टिंग बॉडीज को आपस में आप कनेक्ट करते हैं तो दोनों में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कब तक? चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन या करंट का फ्लो होता है कब तक? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल सेम होने का मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0। तो जब ए और सी कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का और सी का पोटेंशियल दोनों इक्वल हो गए। तो ऊपर से आपने जो ए बी सी के पोटेंशियल निकाले होंगे सिग्मा के टर्म में, बी पार्ट करने के लिए ए के पोटेंशियल और सी के पोटेंशियल को इक्वेट करा देना। जब इक्वेट कराओगे तो तीनों के रेडियस में रिलेशन निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपने सबने मुझे होमवर्क में करके दिखाना है, घर से करके दिखाना है। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। ओके देन, टाटा बाय बाय।